तो हम लोग कल बजट की बात कर रहे थे। देखिए, इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो सेक्युलर सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें फिर भी एक तरह के पूर्वाग्रह होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स जो होता है वो काफ़ी सेक्युलर होता है। जैसे करेंसी नोट को ही आप देख लीजिए, करेंसी नोट के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, छुआछूत भी नहीं होती उसके साथ, ठीक है ना। किसी अर्थी के ऊपर, मरे हुए आदमी के ऊपर फेंके हुए सिक्के अगर किसी दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं तो लेने से मना कहाँ करता है। कोई दलित आदमी अगर नोट देता है तो व्यापारी हो या पंडित हो वो भी वो हाथ में ले लेता है। तो इसका मतलब करेंसी, बजट और इकोनॉमिक्स काफ़ी सेक्युलर है। बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बाद में पढ़ाया जाने लगा। और साउथ एशिया में तो अंबेडकर पहले आदमी थे जिनको पीएचडी मिला था। इसमें पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति हैं इकोनॉमिक्स में, डॉक्टर अंबेडकर, पूरे एशिया में, साउथ एशिया में खास करके। उसके पहले किसी ने पीएचडी किया ही नहीं था, खास करके इकोनॉमिक्स में नहीं किया था। और यूएस से करने वाला तो कोई भी नहीं था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। पिछली बार भी मुझे इनविटेशन था वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल का, इस बार फिर है, शायद नेक्स्ट मंथ जाना होगा। तो मैं तीसरी बार जो है कोलंबिया में जाने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन वो यूनिवर्सिटी उस लीजेंड के नाम पे है। उस ज़माने में पीजी भी और पीजी के बाद पीएचडी। ये दुर्भाग्य है कि हमने महापुरुषों को बांट लिया है हमारे देश में। अलग अलग वर्ग विशेष ने कब्जा कर लिया है कि ये हमारे हैं। इस वजह से दूसरे अपने आप उनको मानने लगते हैं कि ये इनके हैं, जबकि ये गलत है। महापुरुष किसी के नहीं होते, वो देश के होते हैं, समाज के होते हैं, मानव जाति के होते हैं। संपूर्ण मानव जाति की धरोहर हैं वो। जैसे सिखों ने बांट लिया गुरुओं को, जबकि गुरु सबके थे, खास करके हिंदुओं के थे, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही सिख धर्म की स्थापना हुई थी। उनके नाम देख लो, सबके नाम हिंदू हैं। यहाँ तक कि गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना में भगवान शिव से ताकत मांगते हैं। रामदास, गुरु रामदास जी, भगवान राम का नाम आता है। गुरु नानक खुद बोलते हैं राम दी चिड़िया राम दा खेत। गुरु ग्रंथ साहिब में पूरी स्तुतियां हैं कई जगह पर। लेकिन अभी के सिख ऐसा मानते हैं कि ये हिंदुओं का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग धर्म है और ये गुरु लोग हमारे हैं। इसलिए स्वर्ण मंदिर में जाना अलग चीज़ है। गोल्डन टेम्पल में तो लोग टूरिज्म के हिसाब से चले जाते हैं, लेकिन जो दूसरे गुरुद्वारे हैं उन गुरुद्वारों में भी लोग लंगर में चले जाते हैं और कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन फिर भी एक भाव होता है कि ये आप हमारे यहाँ आए हो। उनका है कि हम सिख लोगों का गुरुद्वारा है और आप हमारे यहाँ आए हो, मतलब आप बाहर ही हो। तो थोड़ा सा एक अलगाव सा दिखता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वो तो महापुरुष हैं। 10 गुरु जो थे, वो सिख गुरु जो थे, वो महापुरुष हैं। वो भारत की धरोहर हैं, भारतीय समाज की धरोहर हैं। और ख़ास करके मुसलमानों से लड़ने के लिए बनाया था ना वो तो हिंदुओं के साथ तो होना नहीं चाहिए। लेकिन मिलिटेंसी में सबसे ज़्यादा जो शिकार हुए वो हिंदू ही थे उस समय में। उसके बाद फिर जो है वो खालिस्तान की पूरी वो संरचना की बात और ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर इंदिरा गांधी की हत्या, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले जो शिकार थे वो हिंदू थे। ठीक है, ऐसे ही अंबेडकर को दलित लोग ले भागे, ये हमारे हैं, ये हमारे महापुरुष हैं, ये इतने पढ़े लिखे हैं। तो वो तो सभी के हैं ना, वो तो सभी के हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उन्होंने,
तो कॉन्स्टिट्यूशन केवल दलितों के लिए थोड़ी लिखा है, बल्कि दलितों के लिए जो आरक्षण लिखा था वो तो 10 साल के लिए लिखा था पॉलिटिकल वाला। उनको लग रहा था कि, यानी अंबेडकर कितने आशावादी थे, उनको लग रहा था कि 10 साल में भारतीय समाज इनको इतना ताकतवर बना देगा कि इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये दुर्भाग्य कि हम नहीं बना पाए SC ST को उतना ताकतवर, अभी तक नहीं बना पाए, क्योंकि अभी भी रिजर्वेशन नहीं देंगे तो क्या टिकट मिल जाएगा उनको? कोई सांसद का, विधायक का टिकट दे देगी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर रिजर्व सीट नहीं करेंगे तो? नहीं देगी ना। जबकि अंबेडकर को लगता था कि 10 साल बाद देने लग जाएंगे। अभी 15% SC की सीटें होती है सांसद में, विधायक में, 7.5% ST की होती है। तो इतने तो विधायक 22.5% तो बनना ही बनना है SC ST के, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको टिकट तो उन्हीं को देना पड़ेंगे। ये रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, 1960 में खत्म हो जाना था, संविधान बनने के बाद 10 साल बाद खत्म हो जाना था। तो खत्म क्यों हो जाना था? क्या उसके बाद 22.5% लोगों की जरूरत नहीं रहेगी संविधान, संसद में, विधानसभाओं में? नहीं रहेगी। विधानसभाओं में और संसद में लोगों की जरूरत तो रहेगी, लेकिन उनका मानना था कि पॉलिटिकल पार्टी खुद ही देने लग जाएगी। दलितों को बुलाकर बोलेगी कि तुम्हारा ये इक्वल पार्टिसिपेशन ये पकड़ो, आदिवासियों को बुला के बोलेगी ये लो, तुम्हारा रिजर्वेशन तो हो गया खत्म, लेकिन तुम इतने लोग रहोगे, हम टिकट देते समय ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आज रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो क्या आपको लगता है 15% दलितों को बुला करके पॉलिटिकल पार्टी, अगर मजबूरी ना हो तो वो टिकट देगी? तो फिर महिलाएं 50% है इस देश में, 12-13% रिप्रेजेंटेशन क्यों है? 50% आधी महिलाएं जनसंख्या है ना, जनसंख्या इस देश की, तो फिर आधी महिलाओं को टिकट दे देना चाहिए था। 12-13% ही है, तभी तो हम विमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो रिजर्वेशन खत्म क्यों नहीं हो पाया 10 साल बाद? अंबेडकर को लगता था कि 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, वो तो चले भी गए, डेथ भी हो गई उनकी 1954 में। 1950 में दिया, शायद वो 60 तक होते तो रिकमेंड करते कि भैया अब बहुत हो गया, अब आप खुद दो। यानी पॉलिटिक्स भी, दलित आदिवासी भी अपनी पॉलिटिक्स करें, राजनीति में आगे आए और टिकट लेने लायक बने, खुद अपने बल पे बने, इतनी राजनीति करें, जनता में पेट जमाएं, जनता डिमांड करे कि हमारे इस बंदे को आप टिकट दो। ऐसा कुछ करना चाहिए फिर दलितों को। कब तक बैसाखी के सहारे जियोगे? लेकिन अंबेडकर तो 60 के आगे नहीं सोचते थे। तो ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अंबेडकर वो व्यक्ति थे जो 22 साल की उम्र में US चले गए थे, और सबसे पहले मुंबई के अलावा उन्होंने अगर विदेश में कहीं पढ़ाई की तो US से शुरू की थी, यूनाइटेड स्टेट्स। और वो समानता का प्रतीक था, फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज होते थे, और मेरिटोक्रेसी पे चलने वाला कंट्री था। आज भी वो मेरिटोक्रेसी पे है, मेरिट ही वहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अंबेडकर वहाँ से एक ही चीज़ सीख के आए थे, क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगी। वो किसी रिजर्वेशन की वजह से एंट्री नहीं हुई थी अंबेडकर की, उनको स्कॉलरशिप जरूर मिली थी। देखिए, स्कॉलरशिप मिलना अलग चीज़ है, स्कॉलरशिप तो स्कूल की, कॉलेज की फीस है, एडमिशन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। एडमिशन मेरिट से होता है, उसके बाद स्कॉलरशिप काम करती है, वो तो आपका खर्चा है। अगर कोई समर्थ व्यक्ति है तो वो अपने बच्चे को भेज सकता है उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, लेकिन उसका सिलेक्शन तो हो। सबसे पहले उसका सिलेक्शन तो हो, कॉलेज पढ़ाना भी चाहता है कि नहीं। उसके बाद फिर स्कॉलरशिप या फीस की बात आती है। तो कोई आदमी अगर, बड़ौदा महाराज अगर स्कॉलरशिप नहीं देते और अगर अंबेडकर के पिता के पास इतनी संपत्ति होती और अगर वो सिलेक्शन अपने बलबूते पे ले लेते तो एंट्री कर जाते वो भी। लेकिन करोड़पति आदमी तो आज भी एंट्री नहीं कर पाता,
उसके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे पढ़ने चाहते हैं और अगर एक में क्वालिफिकेशन है तो वो एंट्री कर जाएगा, बाकी 2 यहीं रह जाएंगे, जबकि वो तीनों के लिए 5-5 करोड़ फीस साल की देने को तैयार है। उसके बावजूद वो इंडिया में रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आज भी नहीं कर सकते, उस जमाने में भी नहीं कर सकते थे। तो अंबेडकर की सबसे बड़ी विशेषता थी मेरिट के बल पर एंट्री, और ऐसी जगह एंट्री जहां एशिया में से कोई भी आदमी इकोनॉमिक्स में पहुंचा ही नहीं। पहले पीजी, देन पीएचडी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पीजी, और अमेरिका से भी पीजी, कोलंबिया से भी। तो यूके में बाद में, पहले यूएस। वो जो एक्सपोजर आया ना, जो आदमी महसूस करता है यूनाइटेड स्टेट में उस डेमोक्रेसी को, कि इंडिया से आने वाला व्यक्ति कपड़े कैसे पहन रहा है, इंडिया से आने वाला व्यक्ति इंग्लिश कैसे बोल रहा है, कोई लेना देना नहीं है अमेरिकन्स को। आप किस टोन में बात करते हैं, किस एक्सेंट में बात करते हैं, क्या कपड़े पहन करके आप क्लासरूम में आते हैं, कोई लेना देना नहीं अमेरिकन्स को। ये अमेरिका की सबसे बड़ी विशेषता है, टॉलरेंस, इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस देते हैं वो, और डाइवर्सिटी को गजब के तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। आप डाइवर्स हो, हम आपका रेस्पेक्ट करेंगे, आप हमारे जैसे नहीं दिखते हो, हम आपकी इज्जत करते हैं। ये ब्रिटेन में नहीं है, पूरे यूरोप में नहीं है। अमेरिका में सर्वेंट नाम का शब्द ही नहीं है, कोई सर्वेंट नहीं होता, सर्वेंट होता ही नहीं है। भारत में ढेरों लोग ऐसे घूमते हैं जिनके कपड़ों से, जिनके हाव भाव से, जिनकी लैंग्वेज से कोई भी उनको बुला ला, इधर आना, ये जरा हाथ लगाना, ऐसे, या ये यूं करो। गांव में तो खास करके जाति विशेष को पूरा बपोती माना जाता है कि ये तो काम करेंगे ही, क्योंकि ये इस जाति से आते हैं, दलित से। कई लोग बोलते हैं ना कि रिजर्वेशन क्यों है। गांव में चले जाओ, अभी भी कुछ कास्ट के लोगों को, जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनको नौकर ही माना जाता है, सर्वेंट ही माना जाता है उनको, क्योंकि वो उस जाति से आते हैं, इसलिए वो सर्वेंट है। वो काम करने के इच्छुक हैं कि नहीं, वो आपका आदेश का पालन करना चाहते हैं कि नहीं, उनको काम की जरूरत है कि नहीं, ये कोई आधार ही नहीं है। वो उस कास्ट से आते हैं, इसलिए उनको उस काम में झोंका जा सकता है, उनको ऑर्डर दिया जा सकता है, उनको धकेला जा सकता है कि तुमको ये करना है, क्योंकि तुम्हारी कास्ट ये है। अब अंतर समझ में आया इंडिया और अमेरिका में। इसलिए ये विकसित देश नहीं बन सकता उस तरह का, ये विश्वगुरु भी नहीं बन सकता। पहले तो वो मेंटेलिटी लेके आनी पड़ेगी, बात समझ में आई ना। पहले वो मेंटेलिटी विकसित करनी पड़ेगी। यहां तो छाप लगी हुई ना उसके। कई लोग बोलते हैं रिजर्वेशन जाति देख के क्यों दिया जा रहा है। अरे भैया, उसको नौकर माना जाता है जाति देख करके, जाति देख करके उसको नौकर जैसा व्यवहार, सर्वेंट जैसा, नौकर जैसा व्यवहार आप अमेरिका में कर ही नहीं सकते, किसी के भी साथ नहीं कर सकते। कोई कैसा भी दिखता हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, आपके देश में माइग्रेंट वर्कर हो, किसी दूसरे देश से घुसपैठिया हो, आया हुआ है, तो भी आप उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। वो कैसी भाषा बोलता है, कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसी उसकी हाइट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका इंसान होना पर्याप्त है इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए। पहले तो वो कल्चर तो आए, वो कल्चर, वो संस्कृति है वहां की। बराबर मानना, इंसान को बराबर मानना, कहीं लिखा हुआ नहीं है। लिखने विखने ऐसा कोई लेना देना नहीं है, वो उनके व्यवहार में है। अंबेडकर ने वो एंजॉय किया है 1913 में, जब वो 22 साल के थे। तो उनको तो चमत्कार लगा होगा ना इंडिया से जब गए होंगे तो।
क्योंकि यूरोप तो बाद में गए, यूरोप में तो ऊंच नीच है, इसलिए हमारे यहाँ के सिनेमा स्टार वगैरह की वहाँ कोई भी औकात नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की वहाँ कोई औकात नहीं है। अमेरिका में किसी होटल में रुके भी होंगे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, तो उसके आसपास कोई चक्कर नहीं काटता या बहुत देर वेट नहीं करते लोग कि यहाँ से अभी निकलेंगे तो एक झलक हम देख लेंगे, ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता जनरल। इंडिया के तमाम स्टार वगैरह जाते हैं तो ये आम आदमी की तरह ही घूमते फिरते हैं वहाँ मार्केट में, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में इंडिया जैसा ही है। इसलिए भारत के तमाम नेता जो संविधान सभा में थे 1947 में, वो सब ब्रिटेन का कल्चर देख के आए थे, उसका स्वाद लेके आए थे, उन्होंने वो टेस्ट ही नहीं किया था। इसीलिए तो अंबेडकर किसी को कुछ नहीं समझते थे ना क्योंकि वो टेस्ट करके आए थे इसलिए वो राइट टू इक्वलिटी के बहुत ज्यादा फेवर में थे। फंडामेंटल राइट्स जितनी शिद्दत से उन्होंने पेश किया और बोरो किया कि यूएस से आएंगे, दूसरे कमेंट करने की स्थिति में भी नहीं थे। कोई भी एक आदमी, सिंगल आदमी नहीं था जो यूएस से पढ़ के आया हो, सबके सब यूके वाले थे। यूके में और इंडिया में तो कोई अंतर ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज यहाँ रहते थे और अंग्रेजी वहाँ पे रहते थे। उन्होंने यहाँ वहाँ का कल्चर तो यहाँ सिखाई दिया था ना, वो तो अंग्रेजी भाषा के साथ आ ही गया था। उसमें तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, आप ठीक से अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो यूके में तो हंसी उड़ जाएगी। इंग्लैंड वाले तो आपकी हंसी उड़ा देंगे, मजाक बना देंगे आपका। ठीक से टाई पहनना नहीं आती तो मजाक बना देंगे। वो तो इंसल्ट करना जानते हैं ना, वो अधिकारों को मानते ही नहीं है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं उनको पता ही नहीं, उनमें तो सुप्रीमेसी का भाव भी है। वो तो सेकंड ग्रेड सिटीजन बना देंगे आपको कि आप बाहरी आदमी हो। चीजें समझ में आ रही हैं? मूल जो इस दुनिया में विकास का जो सिद्धांत है और इकोनॉमिक्स को महसूस करने के लिए अमेरिकन कल्चर, अगर आपको इकोनॉमिक्स को महसूस करना है, वाकई पूंजीवाद को महसूस करना है और आप चाहते हो कि हम पूंजीवादी, तो फिर ये कल्चर के थेपड़े हटाओ। ये वाले कल्चर के साथ आप वो वाले इकोनॉमिक्स को नहीं ला सकते, पूंजीवाद वाले। मटेरियलिज्म को अगर जीना है, बंगला गाड़ी ये वो, नौकर चाकर शब्द नहीं आता वहां, बंगला गाड़ी आता है, नौकर चाकर नहीं आता, ध्यान रखिए। यूएस में नौकर चाकर वाला नहीं है, सब एक ही ग्रेड के सिटीजन है, सेकंड ग्रेड होता ही नहीं वहां। सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कुछ नहीं होता। इसलिए रॉयल अल्बर्ट हॉल में हमारे यहाँ के कोई लता मंगेशकर का, हमारे यहाँ के कोई सिंगर हैं, बड़े स्टार हैं, शाहरुख खान है, इनका लंदन में बड़े बड़े आयोजन हो जाएंगे, उस तरह के कॉन्सर्ट हो जाएंगे। अमेरिका में भी होंगे, लेकिन अमेरिका में बिल्कुल अलग तरह की चीज़ है, वहाँ का बिल्कुल अलग है। वहाँ फैन फॉलोइंग और वो सीटीवीटी और वो उस टाइप का नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ओपननेस है, बहुत ज़्यादा ओपननेस। न्यूडिटी नहीं है। एक और चीज़ गलत फहमी है लोगों को कि अमेरिकन मतलब नंगापन, बिल्कुल गलत फहमी है। वहाँ के स्कूल्स हमारे से ज़्यादा एडवांस हैं। हमारे यहाँ के स्कूल में भोपाल में बहुत गंदगी है। भोपाल के स्कूलों में जो पैनल लगे हुए हैं, इंटरेक्टिव पैनल, उन पर बच्चे ब्लू फिल्म चला देते हैं, गंदी फिल्में चला देते हैं, यूट्यूब चला के कुछ तो भी चला देते, टीचर इधर उधर घूमते रहते हैं। ये भोपाल के स्कूलों के हालात हैं। ऐसा वहाँ नहीं होता। बाहर कमरे में कैमरे लगे हैं, 2-2 टीचर होते हैं, एक के बजाय 2 टीचर होते हैं एट ए टाइम। हमको लगता है कि अमेरिका मतलब कुछ तो भी है, गंदगी है, एकदम नंगापन है। कुछ भी नहीं है ऐसा, गलतफहमी है हमारी। स्वतंत्रता का मतलब नंगापन नहीं होता, ध्यान रखिए। हाँ, ड्रेस कोड नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है कोई, लेकिन उसका मतलब नंगापन नहीं है, ध्यान रखिए। वो उनकी चॉइस है कि वो क्या पहन के आते हैं, लेकिन वहाँ छूट नहीं है ऐसी कि आप कुछ भी करें। बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छी शिक्षा है। इसलिए आपको बताया था कि R&D और शिक्षा के माध्यम से ही हम बहुत ज़्यादा आगे पहुँच पाएंगे। खास करके मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में जब देखता हूँ तो रघुराम राजन उसी कोलंबिया से पढ़े हुए हैं जहाँ अम्बेडकर गए थे।
आया समझ, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे, कोलंबिया के, भोपाल के ही प्रोडक्ट है वो भी। भोपाल के कैंपियन स्कूल में उनकी स्कूलिंग है, रघुराम राजन की, और स्कूल कॉलेज कोलंबिया है, वही न्यूयॉर्क की। तो इकोनॉमिक्स जो है, दरअसल कई लोग कैंपस लाना चाहते हैं, फॉरेन कैंपस अपने देश में लाना चाहते हैं, लेकिन वो कल्चर कहाँ से आएगा? कैंपस से क्या होगा? बिल्डिंग बनाने से थोड़ी होता है कुछ। मानसिकता नहीं है इस देश में। इकोनॉमिक्स की मानसिकता विकसित होगी तो फिर बजट और ये सब चीजें पैरेलल में काम करने लग जाएंगे। बात समझ में ना? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का मतलब भी तब निकलेगा, बल्कि अब तो हम और बल्कि रूढ़िवादी होते जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी बताया, महापुरुषों को भी हमने बांट लिया। जिस आदमी ने समानता सिखाई उसी को वर्ग विशेष के लोग लेके भाग गए कि अंबेडकर हमारे हैं, तुम्हारे नहीं। कमाल करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी थीसिस के बेस पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान तो रिजर्व बैंक है, संविधान से भी बड़ा रही कंट्रीब्यूशन तो उनका, क्योंकि उनका सब्जेक्ट तो ये था ना, इकोनॉमिक्स था, वो तो इकोनॉमिस्ट थे। लॉ तो उन्होंने बाद में पढ़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो बाद में आए, पहले तो वो इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो उनको किसी एहसान के तहत, किसी समझौते के तहत ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं रखा था, बल्कि उनके विजन की वजह से रखा था कि उनका विजन ब्रॉड था और दूसरे नेताओं का उतना विजन नहीं था, क्योंकि उनके पास वो एक्सपोजर ही नहीं था, उन्होंने महसूस ही नहीं किया था। इसलिए आप उनके अगर कभी कोई इंटरव्यू वगैरह देखोगे बीबीसी वगैरह पे, तो जो उनकी जो डेयरिंगनेस है, यानी जो उनका बिंदासपन आपको दिखाई पड़ेगा बोलने में, वो यूएस की वजह से, क्योंकि वो उसका स्वाद चख के आए थे ना, तभी बोल पाता है आदमी ऐसा। मैंने खुद ने अगर यूएस में जाकर के नहीं देखा होता तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाता। फोटो में देखना, स्टडी मटेरियल तो आजकल इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, जो अमेरिका में अवेलेबल है वही इंटरनेट पे यहाँ मिल जाएगा, भोपाल में, गांव में मिल जाएगा। इसलिए अमेरिका में और गांव में, भारत के गांव में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, न्यूज़पेपर मिल जाएंगे अमेरिका के। लेकिन न्यूज़पेपर में वो जो लाइन लिखते हैं, वो लाइन लिखने की जो हिम्मत है, उनमें कहाँ से आती है? ये वहाँ के माहौल से आती है। इसलिए मैंने बताया था कि एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया था कि हार्डवर्क का कितना इंपॉर्टेंस होता है आगे बढ़ने में। तो 56% अमेरिकन्स ने कहा था कि 56% अमेरिकन मानते हैं कि हार्डवर्क से, लक वगैरह कुछ नहीं होता, हार्डवर्क करके आदमी कुछ भी अचीव कर सकता है, जो वो चाहे अचीव कर सकता है। 56%। बाकी लो इकोनॉमी, हायर इनकम इकोनॉमी, कई सारे कंट्रीज हैं, कहीं पे भी 20% से ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ करप्शन है, नेपोटिज्म है, वहाँ बिना झेक चेक के आदमी सक्सेस होता ही, मिलता ही नहीं है। अमेरिकन ये मानते हैं कि झेक चेक की कोई ज़रूरत नहीं, ओनली मेरिट, हार्डवर्क। 56% अमेरिकन मानते हैं कि अगर हार्डवर्क करेंगे तो आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं, कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, टैलेंट की कदर होती है बस। आ गया समझ? तो इसका मतलब वो अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने की। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सिविल सर्विसेज का फील्ड है, इसके एग्ज़ाम का नेचर, इसमें पढ़ने का तरीका, इसके आंसर लिखने का पैटर्न, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर देने की जो प्रतिभा, ये पूरा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ पैटर्न पे है। इसलिए जब हम उस मानसिकता के लेवल पे आ जाते हैं तो फिर हमारे आंसर की क्वालिटी, चाहे वो हम बोलेंगे इंटरव्यू में, चाहे मेंस में लिखेंगे, चाहे प्रीलिम्स में ऑब्जर्व करेंगे और ABCD में से तय करेंगे, ये हम तभी आसानी से कर पाएंगे इस काम को जब हम उस मेंटल लेवल पे
पहुंचेंगे। तो इंडिया में यदि आपको अमेरिकन फिलॉसफी और उस कल्चर और उसका अगर टेस्ट लेना है तो यूपीएससी की तैयारी कर लो, ये आपको लगभग वैसा बना देता है, उसके जैसा ही बना देता है लगभग। तो आपका इकोनॉमिक्स भी डिफरेंट हो जाता है स्कूल वालों का, और जो कॉमर्स वाले और दूसरे लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उससे डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए तो आपके इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉवर्टी एलिवेशन और ये सारे प्रोग्राम है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन और वो सब चीज़ बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है, अमीर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अमीर होकर के दूसरों को गरीब मान करके, छोटा मान करके उनको धुतकारना और उनको परेशान करना, ये बुरी चीज है। अमीर होकर के भी दया भाव बनाए रखना और गरीबों के लिए कुछ करते रहना है और उनके लिए चिंतित होना, ये महानता है। बात समझ में आई ना? केवल अमीर होना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अमीर होकर के हम इन लोगों के लिए काम करेंगे, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो अमेरिका की अमीरी में और दुनिया के दूसरे देशों की अमीरी में आपको, हालांकि वहां पर भी है एक वर्ग पूरा जो ट्रंप को फॉलो करता है, 30% 40% लोग तो वहां पे भी हैं जो उस मानसिकता के नहीं है, लेकिन वो रूरल एरिया में है, दूर दराज में। इसलिए ट्रंप का वो रेड वाला साइन देख लेना, चुनाव के रिजल्ट में देख लेना, बाइडेन को सपोर्ट कहां से मिला है, कोस्टल रीजन में मिला है। पूरा कोस्टल रीजन जहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और जहां ओपन माइंडेड लोग हैं, वहां पर बाइडेन मिलेगा आपको। और एकदम जहां बड़े बड़े खेत हैं, जमींदार किस्म के लोग हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, पुराने गांव के लोग हैं, उनमें वही मानसिकता है छुआछूत वाली, तो वो आपको गांव में मिलेंगे, वो सेंट्रल अमेरिका में मिलेंगे। जाकर के रिजल्ट देखना इस साल का ट्रंप का और बाइडेन के चुनाव का रिजल्ट देखना, तो आपको उसमें कलर दिख जाएंगे, नीला कलर बाइडेन का, रेड ट्रंप का। उन्होंने बड़े बड़े खेत जो है वो कब्जा कर रखे हैं, तो मानसिकता मिल जाएगी आपको। तो मानसिकता वहां पर भी है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है, खास करके इंस्टीट्यूशंस में। वहां के इंस्टीट्यूशंस में जाकर के देखो कि मानसिकता कौन सी है। अब भारत के तो इंस्टीट्यूशंस में भी मानसिकता कोई ठीक ठाक नहीं है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस में फेल कर देते हैं लोगों को, जाति देख करके उनको बाहर कर देते हैं। एडमिशन में, इंटरव्यू में भेदभाव हो जाता है जाति देख करके, धर्म देख करके। तो इसका मतलब है कि वो मानसिकता आई नहीं है। तभी तो वहाँ के जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में एक परसेंटेज निर्धारित किया होगा या किया हुआ है कि एशिया से इतने % लोग होंगे, अफ्रीका से इतने % लोग होंगे। जानबूझ करके उन्होंने 10% हर कॉन्टिनेंट को हर साल दे रखा है, हर साल दे रखा है उन्होंने कि इतने अमेरिकन होंगे, लेकिन 10% हर कॉन्टिनेंट से होंगे, 10%, ताकि वहाँ डाइवर्सिटी बनी रहे और वहाँ के लोगों को डाइवर्सिटी देखने की आदत हो। अमेरिका की तो कोई मजबूरी नहीं है, वो तो भगा सकते हैं बाहर वालों को। और ट्रंप की मानसिकता के लोग तो चाहते भी नहीं कि कोई आए वहाँ, वो तो चाहते हैं सारे रिसोर्सेज पे हमारा ही कब्जा हो। लेकिन अमेरिका हर यूनिवर्सिटी में सीटें एक तरह से रिजर्व रखता है कि 10% हम एशिया से लेंगे, 10% इससे अफ्रीका से लेंगे, 10% यूरोप साइड से ले लेंगे, लैटिन अमेरिका से ले लेंगे, हिस्पैनिक्स को ले लेंगे, क्योंकि लोगों को आदत रहेगी। वो स्पेनिश लोगों को देख दूसरी लैंग्वेज सुनने की आदत रहेगी, दूसरे कलर के लोगों को देखने की आदत रहेगी, दूसरे कम हाइट के लोगों को देखने की आदत रहेगी, और उनके साथ बैठ करके पढ़ने की आदत रहेगी, कैंटीन में उनके साथ खाना खाने की आदत रहेगी। तो देश विकसित होगा। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं वो, उसको डाइजेस्ट करना सिखाते हैं। इसलिए 4 एक तरह के लोग बैठे हैं और एक तीसरा 5वां दूसरे तरह का, चाइनीज या बड़े बाल वाला या वेस्ट इंडीज साइड का, उधर का कैरिबियन वाला कोई अगर आ जाए, बड़े से बाल और लंबा सा और बिल्कुल चिंपैंजी जैसा दिखता है, लेकिन अगर वो आके बैठ जाए तो कोई भी एकदम यूं
मतलब उनकी हंसी नहीं उड़ाता या एकदम उठ के नहीं चला जाता या एकदम कोई कमेंट वगैरह नहीं करते। अब मैंने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो बताई, इंस्टीट्यूशन के बाहर तो प्रॉब्लम है, मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन कम से कम इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वो प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेंस है। दिल्ली में वो आपको मिलेगा, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो एक्सेप्टेंस दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा, इसलिए यूपीएससी में सबसे ज़्यादा बच्चे वहीं से निकलते हैं। जेएनयू में वो मिलेगा, इसलिए जेएनयू के सबसे ज़्यादा बच्चे निकलते हैं। तो फिर यूपीएससी में कौन निकलता है? तो जो समाज बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से, उस मानसिकता से यूपीएससी नहीं निकलता, ध्यान रखिए। अमेरिकन पैटर्न के कल्चर से यूपीएससी निकलता है। समान भाव से देखने की आदत, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की आदत, सबको साथ लेकर के चलने की आदत, मेरिटोक्रेसी और ज्ञान को, नॉलेज को इम्पोर्टेंट मानना, बाकी चीज़ें सेकेंडरी। ज्ञान इम्पोर्टेंट है, नॉलेज। लैंग्वेज पे नहीं जाने, लैंग्वेज पे जाने की जरूरत नहीं है। नॉलेज है कि नहीं है बताओ। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन एरर, ये वो, उस पर अमेरिकन जाते ही नहीं है, शुरू से ही नहीं जाते। 150 सालों का इतिहास है अमेरिकन का, वो इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। इसलिए स्टीरियोटाइप माना जाता है ना यूके की इंग्लिश को। हम मानते हैं कि वो बहुत रूढ़िवादी है यूके, यहाँ तक कि यूके और यूएस की नहीं बनती इस मामले में। इसलिए वो यूएस पूरी इंग्लिश की टांग तोड़ते हैं, जानबूझ के तोड़ते हैं, और उसको वो एडजस्ट करते हैं। बोले करो एडजस्ट, जो बोले यूज होना चाहिए लैंग्वेज हमारे लिए, हम लैंग्वेज के लिए नहीं है। यूके का है कि हम लैंग्वेज के लिए मर मिटेंगे, मतलब लैंग्वेज हमारी इंपॉर्टेंट है, हम जो भी हों। यूएस का ऐसा ही नहीं, हम हैं, लैंग्वेज तो चलती रहेगी, नहीं होगी तो इसमें हम जोड़ जाड़ के कुछ और बना लेंगे। लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं, वो उसको रेस्पेक्ट ही नहीं करते, उसको काम चलाने की वो मानते हैं। इसलिए कोई किसी भी लैंग्वेज में आकर के बात करता है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। आप टैक्सी वाले को नहीं समझा पाएंगे तो वो आपका टैक्सी रोक देगा साइड में, गूगल चला लेगा और आपको अपनी लैंग्वेज में बात करने के लिए कहेगा कि आप इसमें अपनी लैंग्वेज में बोल दो, हिंदी में बोल दो। चलो वो फिर इंग्लिश से ट्रांसलेट करके फिर वो समझने की कोशिश करेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। वो जल्लाएगा नहीं कि तुम मतलब मुझे समझा ही नहीं पा रहे हो, वो एडजस्ट कर लेगा। अब तो है ना, सब साधन है अब तो। लेकिन आपकी इंसल्ट नहीं करेगा कि आपको ये आती नहीं है, वो आपकी इस बात पर रेस्पेक्ट करेगा कि आप अपनी मूल भाषा से हो, आप ऐसा दिखते हो, आप आपके खान पान की आदतों की इज्जत करते हो। तो वो बहुत डिफरेंट है, वो वाला लेवल हासिल करना तो बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल अलग कल्चर है। इकोनॉमिक्स उसी कल्चर से निकल करके आया है, ये वाला जिसको हम पढ़ रहे हैं। बजट सिस्टम, इकोनॉमिक सर्वे, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 112, 13, ये वोट ऑन अकाउंट, ये सारी चीज़ें दिखती हमको ब्रिटिश वाली है, लेकिन विकास वहाँ हुआ है। ब्रिटिश वाला तो ट्रेडिशनल है, वो विकास नहीं करता, छीनने की मानसिकता है वो, तो छीन लो, क्योंकि वो तो कॉलोनियलिज्म था ना, वो तो कॉलोनी बनाई उन्होंने तो। और वहाँ के नागरिकों को जाकर के सेकंड ग्रेड का नागरिक मानो, अपने आप को बड़ा मानो। तुमको इंग्लिश आती है, तुम गोरे हो, तुम ईसाई हो, तुमको ज़्यादा ज्ञान है, ये सब लोग को तुमको शिक्षित करना है। ईसा मसीह ने तो कृपा की है इन लोगों के ऊपर कि तुमको यहाँ भेजा है ताकि तुम इनको लूट सको। वो मानसिकता, उसमें समानता का भाव ही नहीं है। इसलिए वो अंग्रेज में फ़र्क होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंग्रेज में, साउथ अफ्रीका के अंग्रेज में, यूके के अंग्रेज में और अमेरिका के अंग्रेज में। अमेरिका का अंग्रेज बिल्कुल अलग है, वो उनके साथ मिक्स हो गया, काले लोगों को रेस्पेक्ट करता है। ब्लैक लाइव्स मैटर, काले लोगों की जिंदगी मायने रखती है। उस आंदोलन में गोरे लोग ज़्यादा थे। अगर SC ST वालों के लिए कोई आंदोलन निकल रहा हो तो आपको लगता है उसमें सवर्ण लोग ज़्यादा होंगे, 50% से ज़्यादा? भारत में संभव है? तो फिर
अमेरिका कैसे हो सकता है? अमेरिका में ये संभव होता है, वो जस्टिस दिलाते हैं। मैंने दिल्ली में महसूस किया था, मैं फिर घटना शेयर करता हूँ। 1995 में जब मैं दिल्ली में सूटकेस लेकर बस में चढ़ा था तो 8 रुपया किराया था जहाँ मुझे जाना था, क्योंकि मैंने ऑटो वाले से पूछा था तो उसने 40 रुपये बताया था। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप बस से जाओ। सजेस्ट करने वाला भी दिल्ली का आदमी था। ये यूएस स्टाइल है, इसलिए वहाँ केजरीवाल है। 70 में 67 सीटें केजरीवाल को क्यों मिली? कारण समझ में आ गया ना। यूएस स्टाइल होगी तो केजरीवाल आ जाएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उनको वैसे ही आदमी चाहिए। 1995 में जब मैं वो ट्रेन में चढ़ा तो मेरा सूटकेस देख करके उसको समझ में आ गया कि ये बाहर से आया हुआ आदमी, लोकल डेली जो ट्रेवल करते हैं वो नहीं है, ये कोई बाहर से आया हुआ नया आदमी है। तो मैंने जब 10 का नोट दिया तो उसने पूरा रख लिया, कंडक्टर ने जेब में, 2 रुपए वापस नहीं दिया। कम से कम 40 लोगों ने बस में आधे घंटे तक उसको, कभी कोई बोलती थी मैडम ये भैया के 2 रुपए नहीं दिए तुमने अभी तक। फिर आगे अंकल बोलते थे भैया वो 2 रुपए दे दो इनके। वो चिढ़ता रहा कंडक्टर, दे दूंगा ना मैं, मतलब दे दूंगा, मैं कहीं जा रहा हूं, अभी तो ये वहां उतरेंगे ना, आगे जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी थी कि 40 रुपए बच गए, केवल 10 रुपए में काम हो रहा है, इसलिए मैं 2 रुपए से बिल्कुल चिंतित नहीं था। मैं 30 रुपए बच जाने से खुश था। और वहां के लोगों को चिंता थी कि इसके 2 रुपए देता है कि नहीं। तो एक अम्मा थी, 65-68 साल की रही होंगी, वो खड़ी हो गई उतरने से पहले, देखो अब मैं उतर रही हूं और तुम देते हो कि नहीं, 2 रुपए इनको तुरंत दो, तुरंत इनको दो। उसने दिलवाए अम्मा जी ने, और फिर वो उतरी और मुस्कुराई। ये होता है एजुकेशन। आया समझ? इसको कहते हैं इक्वालिटी, जस्टिस। ये वो टच है। आया समझ? ये भोपाल में कोई करेगा, यहां के लोग, तो फिर यहां केजरीवाल हार जाएगा। जब तक ये लेवल नहीं आएगा ना, एजुकेशन के बाद ये लेवल आता है। और एजुकेशन, इसका मतलब क्वालिटी खराब है, इसका मतलब आपने एजुकेशन नहीं लिए, भाड़ जोगी है, वाकई में भाड़ जोगी है। और आपके टीचर ने धूप में ही सफेद किए हैं बाल, वो वाकई में किसी काम के नहीं, क्योंकि वो आपको ये सिखा ही नहीं पाए। ये वाला लेवल जब तक नहीं आएगा जनसंख्या में, तब तक कोई मतलब ही नहीं है उस जनसंख्या का, और उस डेमोक्रेसी का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका लेवल ही नहीं है। अंबेडकर हार गए थे चुनाव मुंबई में, संविधान बनाने वाला चुनाव हार गया था, वो खुद ही चुनाव हार गए, लोगों ने वोट ही नहीं दिया उनको। तो ये तो इंडिया है ना। अंबेडकर से बेस्ट कैंडिडेट और कौन होगा डेमोक्रेसी में? विधायक बनने लायक तो थे, संसद बनने लायक तो थे कि नहीं? वो तो नेहरू ने बनाया, चुनाव हारे हुए व्यक्ति को बनाया। उन्होंने कहा आप कांग्रेस के अगेंस्ट चुनाव लड़े लेकिन हार गए, लेकिन हमें आपकी जरूरत है, आपका नॉलेज की जरूरत है, आप हमारे कानून मंत्री होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, अब हमारे हिस्से से, हमारे कोटे से आइए। तो नेहरू ने लिया उनको। जब वो पब्लिक में गए तो पब्लिक ने तो कहा नहीं हमें आपकी जरूरत नहीं, आप घर जाओ। है समझ? हाँ, शायद अभी की दिल्ली होती तो शायद जिता देती। तो जब मैं 2015 में यहाँ पर मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था कि भोपाल में भी आम आदमी पार्टी आ जाएगी, मतलब 4-5 साल में, 2020 तक तो आई जाएगी, मतलब उसकी सरकार हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड देख करके ऐसा लग रहा था। दिल्ली में जो सफलता मिली तो मुझे लगा कि तो बोले यार एक बात बताओ, तुम अभी 1995 की घटना बता रहे थे, मैंने उससे शेयर की थी। मैंने कहा ये बताओ 2035 में
भोपाल में ऐसा हो सकता है जैसा 1995 में दिल्ली में हुआ था कि बस में पैसे वापस दिलाते हैं? 2035 के भोपाल के लोग दिलवा पाएंगे? मैंने कहा मुश्किल है। तो बोले फिर नहीं होगा, फिर बहुत मुश्किल है। वैसे जनसंख्या बनाने के लिए पूरे देश से क्रीम राजधानी बनी ना दिल्ली, तो देश के सारे पढ़े लिखे लोग दिल्ली की तरफ भागे। उड़ीसा के भी, महाराष्ट्र के भी, बिहार के भी, यूपी के भी अधिकांश पढ़े लिखे लोग भागे और उन लोगों ने दिल्ली को बनाया। बाहर से जाकर के लोगों ने दिल्ली बनाया। दिल्ली की मूल जनसंख्या नहीं है वो। इसलिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे केजरीवाल ने भी उसी को चुना और बाद में उसी लेवल का जो दिमाग रखते हैं, थोड़ा सा पंजाबी का दिमाग अलग होता है, वो जिद्दी होते हैं, वो ठान लेते हैं, वही करते हैं। तो कृषि कानून में आपने देखा ही था और फिर उन्होंने पंजाब में भी बना दी। इसलिए वो गोवा ट्राई करता है, गुजरात ट्राई करता है, पैसे वाले और पढ़े लिखे राज्य। केजरीवाल कभी भी गरीब और बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला और जहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं उस राज्य को ट्राई नहीं करता। वो ऐसे राज्य ट्राई करता है जहाँ पर संपन्नता है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो केरल को बहुत अच्छे से ट्राई करेगा, वो गोवा को ट्राई करेगा। आर्थिक समस्याएं ज़्यादा नहीं है। केवल चंदे के लिए नहीं, उन लोगों का मेंटल लेवल अलग होता है, लिटरेसी अलग होती है, साक्षरता, वो उन चीज़ों को समझ पाते हैं। जहाँ अभाव है वहाँ पर तो वो धर्म में और किसी भी चक्कर में पड़ जाएंगे, उनके समझ में नहीं आएगी। पर हम वो विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बना पाएंगे। विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तो हमको वही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहले भी मैंने इस टाइप का एक लेक्चर लिया था, आज मैंने सब मिक्स कर दिया थोड़ा सा और एक साथ बनाया, ताकि हम लोग हमारे आंसर का फ्लेवर वैसा बना। इसलिए मेरे लेक्चर यहाँ ऐसे होते हैं कि मैं आपको वो थॉट प्रोसेस दे पाऊँ, नहीं तो मेंस में आप लिख नहीं पाओगे ठीक से। ठीक है, नहीं तो धार्मिक भाषण तो मैं भी बहुत अच्छा था, बचपन से हमने यही तो किया है। हमारा काम ही यही था, मंत्र बोलना, हवन कराना, स्टेज पे बैठना, गाने गाना और ये सब। ये तो हमको आता है सब, वो तो हम माहिर हैं उस फील्ड के, हम कच्चे नहीं हैं उसमें। हमारा तो मूल फील्ड ही वही है। और सुबह भी घर में सुबह से उठ करके यही करते हैं। और समस्या ये है कि उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक से चुनाव जीत सकते हैं उससे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी के लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। तो आइए इकोनॉमिक सर्वे में चलते हैं। तो कल आपको जो बताया था उससे आगे एक सुपर पावर इकोनॉमी बनने के लिए इकोनॉमिक सर्वे में एक विज़न है, एक तरह से सरकार का विज़न होता है कि पिछले साल का होता है। थोड़ा फिलोसॉफिकल चीज़ होती है, आंकड़ों के साथ साथ फिलोसॉफी होती है उसमें। इकोनॉमिक फिलोसॉफी, आर्थिक दर्शन, गवर्नमेंट की एक इकोनॉमिक फिलोसॉफी होती है। तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं। उसमें इकोनॉमिक सर्वे का आप पूरे चैप्टर पढ़ोगे जितने भी, उसमें अलग अलग सेक्टर वाइज दिया हुआ है। एक एक सेक्टर के बारे में अलग अलग चर्चा है। पहले वाले में तो एक तरह से बेसिक चीज़ें हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हो, विकास की बात कर रहे हैं। पहली वाली चर्चा है विकास, ग्रोथ के आवश्यक तत्व क्या हैं। देखिए, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे, अगर उसको आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आर्टिकल हैं, ऐसा लगने लग जाएगा। क्योंकि उसमें बजट में किंतु परंतु नहीं होते, कारण नहीं होते, परिणाम नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। बजट एक सीधा सीधा डॉक्यूमेंट है, कितना प्रतिशत पैसा कहाँ से आएगा और ये इतना प्रतिशत इधर
इन चीज़ों में खर्च होगा, सीधा सीधा। इकोनॉमिक सर्वे में सारी चीज़ें होती है कि आर्थिक विकास हुआ तो कितना हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा, किन किन सेक्टर पे पड़ा, और कौन कौन से ऐसे कारण थे जिससे आर्थिक विकास हुआ, और नहीं हो पाया तो फिर क्यों नहीं हो पाया। तो पहला चैप्टर इसी में चला गया, भाई कोविड, यूक्रेन रशिया क्राइसिस, इन्हीं सब के बारे में बताया हुआ पूरा। तो इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर अगर आप देखना चाहें तो जाकर के देख लीजिएगा। अब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन्फोग्राफिक्स में जाकर के देख लीजिए और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला सेक्टर तो ग्रोथ के बारे में बात, सबसे पहला चैप्टर तो ग्रोथ का ही चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, ग्रोथ और विकास। तो यहाँ हम लोगों ने साल भर जो चर्चाएं की कि आखिर कोविड की वजह से क्या क्या दिक्कतें थी, माइग्रेंट वर्कर की दिक्कत वो आएगी, ठीक है, और वैक्सीनेशन की दिक्कत थी शुरू में, वैक्सीनेशन प्रॉपर हो जाता, लॉकडाउन ठीक से लग जाते, तो उसमें सरकार फेल्यूर के ऊपर भी इशारा तो करती है, वो तरीका दूसरा होता है, उसमें वो जिम्मेदारी वहन नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम तो बताते हैं कि ये हुआ है, ये तो बताना ही पड़ता है। और वहाँ जिम्मेदारी तय नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। अकाउंटेबिलिटी फॉरेन एजेंसी, जो भी रेटिंग एजेंसी हैं, वो तो अकाउंटेबिलिटी दे देती है, वो तो बता देती हैं, कारण भी बता देती हैं कि इनकी वजह से हुआ। हिंडनबर्ग ने भी रिपोर्ट दी जैसे अडानी पे, तो उसने तो बता दिया ना कि भाई आरबीआई ने ठीक से ख्याल नहीं रखा, सेबी ने नहीं रखा। तो ये सब एजेंसियां अगर ठीक से रखती तो अडानी को इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन ये सब हुआ, वो बेचक आगे बढ़ता रहा, कर्जा लेकर के आगे बढ़ता रहा। अब वो 35% पे जाके अटका है, तो वहाँ से ऊपर उठने का नाम नहीं लेता। अब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का विश्वास आएगा नहीं ना, वो फ्लो नहीं आएगा। डोमेस्टिक आना होता तो पहले ही आ जाता। डोमेस्टिक वाले और ज़्यादा होशियार हैं, वोट देने के लिए बातचीत कराना अलग है, उनको खुद को अगर जब पैसा लगाना पड़ेगा डूबती नाव में, तो वो नहीं जाएंगे ना। तो जब आप इतने ही मोदी जी के और अडानी के हितैषी हो तो फिर पैसा लगा दो ना, पैसा तो है लोगों के पास, लगा क्यों नहीं देते? उठा दो उसको, सबक सिखा दो दुनिया को। हिंडनबर्ग को भी सबक सिखा दो, नंबर 1 बना दो उसको। भाई वो विदेशी सहायता से सेकंड तक पहुंचा था, आप तो उसको पहले नंबर पे डाल दो ना, डालते क्यों नहीं? अपना पैसा कोई नहीं लगाना चाहता इसलिए वो चुनावी बातें और वहां तक ठीक है, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लिखने के लिए ठीक है कि अडानी को सपोर्ट करो, लेकिन असली में 1,000 रुपया डाल के सपोर्ट करके तो देखो। 200 रुपया भी अगर सब लोग देंगे बीजेपी के तो वो 1 नंबर पे पहुंच जाएगा पर कोई करे तो नहीं करेंगे, होगा नहीं, कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए वो अलग चीज है, उस चीज को समझिए। तो रेटिंग एजेंसीज तो बताती हैं, पर खुद इकोनॉमिक सर्वे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, लेकिन फेल्योर तो वो बता रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है, सप्लाई चेन डिसरप्शन। वही उत्पादन पे सबसे ज्यादा असर किस पे आएगा? जब चाइना से माल आना बंद हो गया, तो वो क्यों बंद हुआ? वहां पर क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन लगे हुए थे, ट्रांसपोर्ट बंद था, दुनिया भर में कंटेनर आ जा नहीं रहे थे, बहुत सारे संकट थे। तो वही सब हम लोगों ने तो यहाँ डिटेल में डिस्कस किए हैं साल भर करंट अफेयर्स में, लगभग वही बातें मिलेंगी आप एक एक चैप्टर देखते जाना, हो जाएगा। फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस, तो ये रशिया यूक्रेन से क्या हो गया? तीनों, फर्टिलाइजर, फूड, सनफ्लावर ऑयल, एडिबल ऑयल में दिक्कत आ गई, खाने के तेल की, महंगा होने लगा। तो हमने जो है फिर पॉम ऑयल मंगवाया इंडोनेशिया से, तो इंपोर्ट बढ़ गया, भारत को भयंकर इंपोर्ट करना पड़ता है एडिबल ऑयल,
कृषि प्रधान देश हैं हम लोग, और खाने का तेल हमको मंगाना पड़ता है। 63% खाने का तेल जो हम खाते हैं, 63% हम आयात करते हैं। 63% इतना तेल खा जाते हैं और हमें आयात करना पड़ता है, और हम कृषि प्रधान देश हैं, यानी कि बड़ी कमाल की चीज़ है। किसी के कपड़े की दुकान हो और उसके पहनने के 60% से ज़्यादा कपड़े बाहर से आते हो दूसरे की दुकान से, तो फिर तुम क्या कर रहे हो भाई? कपड़े की दुकान ही ठीक से चला लो। ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो पोलपट्टी एकदम बाहर आ जाएगी। वहाँ वो सब पिलर बने हुए हैं उसमें परसेंटेज में, और वो चीख के चिल्ला रहे हैं कि हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, मीडिया नहीं बताएगा, मीडिया के समझ में नहीं आएंगे वो पिलर, आपको समझना है। जाकर के सरकार का डॉक्यूमेंट है, किसी बाजार में बनाया हुआ विपक्ष का नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस का नहीं है, द हिंदू का नहीं है, पत्रकार का नहीं है, किसी चैनल का नहीं है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट खुद का। वो देखो, डाउनलोड करो उसको, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ो, इसको एक एक डब्बे को। पता चल जाएगा उसको। ठीक है, इतना एडिबल ऑयल आयात करना पड़ता है। तो सनफ्लावर ऑयल के कारण प्रॉब्लम आई, फर्टिलाइज़र के कारण प्रॉब्लम आई। फर्टिलाइज़र का अगली फसल पे असर आता है। इस बार अगर फर्टिलाइज़र नहीं आया तो अगली फसल बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगली फसल में काम आता है। केवल मानसून फेवर में गया है, क्योंकि वो 100% से ज़्यादा, जितनी बारिश होनी चाहिए उससे ज़्यादा बारिश हुई थी, तो दोनों फसलें लेने में रबी और खरीफ में थोड़ी सी मदद मिली उससे। केवल मानसून ने सपोर्ट किया है, और वो भी इसका मतलब भगवान ने तो अपना काम अच्छे से किया, प्रकृति ने अपना काम अच्छे से किया। ठीक है, लेकिन इंसान के हाथ में था, वो तो हमने खराब किया। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस से ऑयल क्राइसिस में, एडिबल ऑयल क्राइसिस में, और फर्टिलाइजर क्राइसिस में, ये सब दिया हुआ है उसको। तो पहले वाले चैप्टर में समस्या है, और तीसरा है इन्फ्लेशन। इस दौरान डॉलर का मजबूत हो जाना, एप्रिशिएट होना, दूसरे देशों की मुद्राएं कमजोर हो गई, डॉलर मजबूत हो गया, क्योंकि वहां के फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। ये तीसरी प्रॉब्लम, यानी कि वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन, दुनिया भर में महंगाई, पूरी दुनिया में महंगाई, पूरी दुनिया में। तो इन्फ्लेशन, तो पहला चैप्टर पढ़िए, ये इस बार का होमवर्क है आपका। और पहले चैप्टर में जितने भी ये ट्रेंड्स हैं, जो भी आंकड़े हैं, इनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए, उसके खास बातें मैंने बता दी। और यही हुआ 2022 तक, मार्च तक, 31 मार्च तक, उसी का इकोनॉमिक सर्वे है। अगले साल का तो अगले साल आएगा। अब सेक्टर वाइज आ जाइए, एक एक, एजुकेशन में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना, एक एक सेक्टर में आ जाइए, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ। सरकार ने हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या किया साल भर में, 21-22 में, क्योंकि ये 21-22 का होगा। इकोनॉमिक सर्वे जो होगा वो 22 वाला, बजट होगा नेक्स्ट का 23-24, वो बजट है। 22-23 का ये मिलेगा, बट 21 से शुरू होगा तो 22-23 मान लीजिए, 22-23 कह सकते हैं। ठीक है, तो हेल्थ में सारी योजना है हेल्थ की, और यहाँ जो डेटा दिया हुआ रहता है वो उसके साथ भी मैच कर सकते हैं आप लोग। इंडिया 2023 जो एक रेफरेंस बुक है गवर्नमेंट की, उसके साथ भी मैच कर सकते हैं। हेल्थ सेंटर्स कितने हैं
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं देश भर में, तो वो सब डेटा मिलेगा आपको। स्कूल्स कितने हैं, नवोदय विद्यालय कितने हैं, केंद्रीय विद्यालय कितने हैं, विद्यालयों की संख्या, देश में शिक्षकों की संख्या, प्रत्येक बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कितनी है, इसी तरह से मरीजों के अनुपात में डॉक्टरों की संख्या कितनी है, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से मिलेगा ये डेटा। तो एक एक टेबल, एक एक ग्राफ आप जाकर के देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोग्रेस पूरी आपको मिलेगी। हवाई अड्डे, निजीकरण, कितने निजी हो गए, सबसे पहला कौन सा हुआ था उसका ईयर दिया होगा, ठीक है, ये चीजें देखिए। और दूसरा, ये सब चीजें तो है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा है, एक्सटर्नल सेक्टर, बाह्य क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र। एक्सटर्नल सेक्टर वही भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और वो रुपया डॉलर परिवर्तनीयता, और एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, आयात निर्यात घाटा। अच्छा, थोड़ा सा बजट में मैंने होमवर्क नहीं दिया आपको, बजट में एक होमवर्क लिख लीजिए। कल बजट तो एक केवल मैं आंकड़ों के ऊपर ले पाया, कल का होमवर्क नहीं दे पाया, तो आज होमवर्क लिख लीजिए। बजट के प्रकार तो मैंने बताए थे कई सारे, एक तो वो होमवर्क में आ जाएगा। दूसरा, घाटों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स, घाटों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, एक्सपोर्ट डेफिसिट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट कम होता है तो निर्यात घाटा बोलते हैं उसको, ठीक है। ये जरूर लिखिए। पहले मैंने कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बताए थे, हाँ, नहीं तो होमवर्क में लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। वो यहां मिलेगा आपको। तो करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। तो घाटों के प्रकार ये मिल जाएगा पूरा एक। आप इन्फोग्राफिक्स में जाइए, बजट वाले पेज पे, वेबसाइट पे, तो वहाँ डाउनलोड करने के लिए इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे, उसमें आपको पूरा एक पीडीएफ मिलेगा इसका, घाटों के ऊपर, डेफिसिट्स के ऊपर, ठीक है। उसको जाकर के स्टडी करिए, घाटों के प्रकार, ठीक है। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स के प्रकार, बोरोइंग क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ से करते हैं, तो एक्सटर्नल ईसीबीज, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, लोकल बोरोइंग, डोमेस्टिक बोरोइंग्स। तो भारत में बोरोइंग्स के प्रकार, भारत सरकार कहाँ कहाँ से पैसा निकालती है, ये सब। FRBM एक्ट होमवर्क में लिखिए, FRBM एक्ट। पहले मैं जितना आपको अभी इकोनॉमी में बता रहा था, इससे पहले 8वां 9वां जो लेक्चर था हमारा, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे थे, मौद्रिक नीति, यानी वो रिजर्व बैंक के प्रयास थे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे और ये सब जो हैं, ये गवर्नमेंट के प्रयास हैं। वो रिजर्व बैंक के प्रयास हैं, ये गवर्नमेंट के प्रयास हैं, ठीक है। जनता के हाथ में पैसा हो, सस्ती वस्तुएं हों, लोगों को रोजगार मिले, इन सब के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है, तो वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे में आता है ये चीज, ठीक है। और साल भर जो हर क्वार्टर में जो करती रहती है वो है रिजर्व बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, ये कहलाती है फिस्कल पॉलिसी, वो कहलाता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में भी मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड समझने की कोशिश कीजिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स यानी वही गरीबी, एम्प्लॉयमेंट,
महंगाई, इनको लेकर के जो चीज़ें होती है उसको मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। तो ये नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। तो खास खास चीज़ें मैंने सारी बता दी है और बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का मर्म समझाने की कोशिश की थी। विचार कीजिएगा उसको, है ना। अगर आज समझ में कम आया हो तो एक बार और वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे जाकर के, उसको समझिएगा। कोई नहीं बताएगा ये सब, कोई आपका बिल्कुल जो वेल विशर होगा आपके घर में, कोई बहुत ही आपका सगा रिश्तेदार जो आपका भाई जैसा होगा या बिल्कुल ही आपका भला चाहता होगा, और अगर उसको पता होगा तो जरूर वो ये बात करेगा। दो चीज़ है, आपका वेल विशर होना चाहिए, यानी आपका भला चाहने वाला हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपका क्लोज हो, और तीसरी चीज़ उसको खुद को पता भी हो। ये तीन कंडीशन होगी तो शायद वो बताएगा। तो मैं उनमें से हूँ, मुझे पता भी है, मैं वेल विशर भी हूँ और आप मेरे क्लोज भी हैं, क्योंकि मुझसे अपेक्षा रखते हैं, इसलिए बताया। नहीं तो हमको कोई अलग से ये सब पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग से हम अपना कोर्स ख़त्म करा लेकिन कोर्स ख़त्म कराने से पहले देखिए, ऐसा है कि थाली में यदि गंदगी दिख रही है या अभी अभी कोई कुछ फेंक के गया तो उसको धो करके कपड़ा मारने की इच्छा होती है, तभी अच्छा खाना परोसा जाता है। नहीं तो फिर वो अच्छा परोसा हुआ खाना भी गंदा लगेगा ना, क्योंकि उसमें बदबू आएगी, निगाह जाएगी, गंदगी पे निगाह जाएगी, तो खाने की इच्छा नहीं होगी। वो दूषित भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, बीमार भी हो सकते हैं। तो ये हम हमेशा यहाँ जब आपसे एक्स्ट्रा बातचीत करते हैं, ऐसे में आपको परोसने से पहले हम साफ सफाई कर रहे होते हैं, ताकि हम जो चीज़ बताएं उसका कोई मतलब निकले, उसका फ़ायदा हो। और ये हम आपको अपना मान करके कर रहे होते हैं। अगर आप होटल में होते और हम होटल के कर्मचारी होते, मान लीजिए ना, आप भी होटल में खाना खाने आते हैं, तो वो इतना ख्याल रखते हैं क्या वहाँ वाले? नहीं, आप घर पे आते हैं और क्लोज लोगों के लिए किया जाता है ऐसा हमेशा, ठीक है। तो उसको समझिए उस चीज़ को, उसको अदरवाइज लेने से काम नहीं चलेगा, उसको समझना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आपकी है कि आपको नहीं पता है, इसलिए आप असहमत हैं। अगर आप असहमत हैं और परेशान हैं और मानसिक द्वंद्व है, तो ये समस्या आपकी, हमारी नहीं है। हमारा कंसेप्ट क्लियर है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने यहाँ सफाई करनी पड़ेगी, अपना दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा, हमारा नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने कर रखा है। और हम तो 20 साल से 25 साल से जो बात बोलते हैं, वो बच्चे आज भी आके बोलते हैं, सर आप बिल्कुल सही बोलते थे उस समय। तो आप 20 साल बाद आके बोलोगे, कहीं मिलोगे तो कहोगे, बोलो सर बिल्कुल वो तो वही हो रहा है सर, सब कुछ वही हुआ हमने उसके बाद। पर उससे कुछ नहीं होता है। बात आज मान करके अगर लिख दिया परीक्षा में तो बन जाओगे। नहीं, हमको तारीफ नहीं चाहिए 20 साल बाद, हमको मालूम है वही बोलोगे आप, क्योंकि बोलते हैं बच्चे। अब उनके बच्चों को एडमिशन कराने आते हो, बोले हम तो नहीं समझ पाए उस समय में लेकिन तुम्हारा एडमिशन करवाते थे। अब हमारा सौभाग्य ऐसा है कि हमने जिन स्टूडेंट को पढ़ाया, अब उनके बच्चे पढ़ा रहे हैं। देखो, वो बोलते हैं कि हमने सर के पास कोचिंग की थी, पर हम अपनी हेकड़ी में थे, हम अपने विचारों को लेकर घूम रहे थे। शुरू के 10 सालों में तो मेरे से ज़्यादा उम्र के लोग भी मैंने पढ़ाया। शुरू की बैच जो मेरी थी, उसमें तो अधिकांश लोग मेरे से ज़्यादा उम्र के थे, 5-5 साल 6-6 साल बड़े थे मेरी कोचिंग में। 5-6 साल बड़े लोग थे। यानी कॉलेज में जब हम फर्स्ट ईयर में एंट्री कर रहे थे, तब वो कॉलेज से निकल रहे थे पीजी करके। वो लोग फिर मेरे कोचिंग, जब मैं पीजी करके निकला था, वो मेरे कोचिंग में थे, एडमिशन लिया था उन्होंने। अब उनके बच्चे तो हमारे पास एडमिशन के लिए आ रहे हैं, वो करवा रहे हैं कि हम पढ़ चुके हैं। पर हम इनसे 5 साल बड़े थे, तो हम सोचते थे ये हमको उतना नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम अपनी अकल लगाते थे। लेकिन अब तुम ये गलती मत करना, क्योंकि हम उस समय में ये गलती कर चुके हैं। अब हम इनकी प्रोग्रेस देखते हैं तो हमको पता चलता है, अब इनके लेक्चर सुनते हैं तो पता चलता है कि हम कहाँ गलत थे। ठीक है, तो हमारे लेक्चर जो है वो केवल सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला ही नहीं, कई लोग अपनी गलतियां दुरुस्त करने के लिए भी सुनते हैं। ठीक है,
तो आप लोग कम से कम जो है उसमें समझिएगा थोड़ा सा चीज़ें। खास करके यूट्यूब वगैरह पे पहली बार सुनते हैं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये उतनी काम की चीज़ नहीं, ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। इसलिए जहाँ आप बैठ रहे हैं वहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, जिसमें खा रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए, जिसको पहन रहे हैं वो कपड़े साफ़ होने चाहिए, तो दिमाग भी साफ़ होना चाहिए। ठीक है, चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की